हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू यू नई शुरुआत चैनल भूमंडलीकृत विश्व का बनना। सो गाइस, इसके हम इस लेसन की हिस्ट्री के चैप्टर वाइज क्वेश्चन आंसर लगाते हैं और बहुत अच्छे से लगाएंगे, इजी तरीके से लगाएंगे और समझाते हुए चलेंगे। सो गाइस देखिए, गाइस आपसे एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप एक बार वीडियो देखने के बाद स्वयं से चीज़ों को लिखने की कोशिश ज़रूर कीजिएगा। आप अपने अनुसार लिखिए, तो गाइस उससे चीज़ें क्या होती हैं, बहुत लंबे टाइम तक याद रहती हैं और हमारे अंदर एक लिखने की कला भी विकसित हो जाती है। ठीक है ना। सबसे बेस्ट तरीका होता है चीज़ों को लंबे टाइम तक याद रखने का, कि चीज़ों को हमारे अंदर रखी हुई चीज़ों को हम उसको गाइस लिखें, अपने व्यवहार में लाएं। तो देखिए क्या है, क्वेश्चन 1 देखते हैं। बताएं कि पूर्व आधुनिक विश्व में बीमारियों के वैश्विक प्रसार ने अमेरिका भूभाग के औपनिवेशीकरण में किस प्रकार गाइस मदद की। हमें ये बताना है कि जो पूर्व रूप में गाइस अमेरिका का पर क्या हो गया था, उपनिवेशवाद हो गया था। किसका? इस पे यूरोपियों का। किसके कारण हुआ था, मतलब जैसे ही एक देश से दूसरे देश जाते थे तो इसी के कारण। तो देखिए वहाँ पे कुछ बीमारी हो गई थी, बीमारी से क्या हुआ था, अमेरिका टूटा हुआ था, जिसके कारण उपनिवेशवाद बैठ गया। तो गाइस यही बताना है कि बीमारियों ने किस प्रकार उपनिवेशीकरण करने में मदद की, किसकी, यूरोपियों की किस प्रकार मदद की, हमें ये देखना है। सो गाइस इस क्वेश्चन आंसर को हम 3-4 पॉइंट में लिखेंगे, पॉइंट वाइज लिखेंगे। देखिए गाइस, जब ये बीमारी हुई, जब देखिए पुर्तगालियों, एक पहला कारण था गाइस कि उसी टाइम पे पुर्तगालियों और स्पेनिश का विजय का सिलसिला चल रहा था। वो गाइस एक देश दूसरे देश में अपने उपनिवेश बनाने में लगे हुए थे। तो गाइस विजय के सिलसिला का शुरू हो गया था और उन्होंने अमेरिका को उपनिवेश बनाना शुरू कर दिया था। और गाइस बीमारी मिल गई, बीमारी हो गई अमेरिका वासियों को, तो इससे अच्छा और बेस्ट तरीका क्या होगा, उनको और सबसे ज़्यादा मदद मिल गई। वैसे भी ये शुरुआत कर चुके थे उपनिवेश बनाना, और अब जैसे ही बीमारी हो जाती है तो उनको कोई प्रॉब्लम भी नहीं, वो आसानी से क्या इसको उपनिवेश बना लिए। इसके बाद देखिए दूसरा कारण क्या था, बीमारी में किस प्रकार मदद की। यूरोपियों ने गाइस चेचक के कीटाणु को हथियार बनाया। क्या किया गाइस उन्होंने, पहला कारण यूरोपियों का गाइस विजय का सिलसिला शुरू हो चुका था उसी टाइम पे, और दूसरा था इन्होंने चेचक को हथियार बनाया। मतलब स्पेनिश विजेताओं के पास गाइस ना तो अच्छे हथियार थे और ना ही सैनिक होते हुआ करते थे। उनका मुख्य हथियार था गाइस इस समय चेचक का कीटाणु बना, जो कि उनके सैनिक तथा अफसरों के साथ आया था। तो गाइस उसका मतलब कि इसका बीमारी ने किस प्रकार मदद की, सीधे गाइस एक प्रकार का हथियार का काम किया इस बीमारी ने। किसको? यूरोप वासियों के लिए, यूरोप वासियों ने, है ना। अफसरों के साथ में आई थी बीमारी, वहाँ के लोगों के साथ में। गाइस अब आप बोलेंगे गाइस कि ये बीमारी जब उनको क्यों नहीं लगी, उनको प्रॉब्लम भी होती, उनके साथ आई है तो, है ना, उनको लोगों को रही होगी तब तो इनको हुई है, तो उनको प्रॉब्लम क्यों नहीं हुई। तो गाइस इसका कारण है, देखिए वो गाइस पहले से कोई हमारे यहाँ बुखार चढ़ती है तो हम झेल लेते हैं, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जैसे ही कोरोना वायरस आया शुरू में, स्टार्टिंग में, तो आप ही सोचिए कितनी हड़कंप मची थी भारत में, मची थी कि नहीं। तो इसलिए गाइस क्योंकि ये बीमारी क्या थी, हमारे लिए नई थी और हमारे शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता नहीं थी इसको लड़ने के लिए। देखिए नई बीमारी से लड़ने के लिए रोग प्रतिरोधक क्षमता की कमी, अमेरिका वासियों में गाइस ये बीमारी नहीं थी और उनमें लड़ने की इतनी क्षमता नहीं थी इस बीमारी से। अमेरिका में लोगों के शरीर में यूरोप में आने वाली बीमारी से लड़ने की क्षमता नहीं थी और ना ही उनके पास बचाव का कोई भी रास्ता था, क्योंकि उनके पास दवा भी नहीं बनी थी उस समय। और गाइस इसका संक्रमण का फैलाव, देखिए इसका संक्रमण इतना ज़्यादा फैला गाइस कि वो लोग बच ही नहीं पाए इस बीमारी से। पूरा महाद्वीप, मतलब कि अब संक्रमण शुरू होने पर बीमारी पूरे महाद्वीप में फैल गई। अब पूरे महाद्वीप में फैल गई तो वो कितने परेशान रहे होंगे। और उसी समय ये स्पेनिश जो थे, पुर्तगाली लोग थे, ये अपना साम्राज्य विस्तार में लगे हुए थे, मतलब कि अपना गाइस उपनिवेश बना रहे थे। तो इसी कारण से गाइस जब पूरे साम्राज्य में फैल गई तो बिना चुनौती के उपनिवेशवाद की इनकी स्थापना हो गई। अब इनको कोई चुनौती नहीं थी, बिना चुनौती के बीमारी के कारण अमेरिका जैसे बड़े साम्राज्य को जीतकर इन्होंने क्या कर लिया, अपना उपनिवेशवाद की स्थापना कर ली।
तो गाइस इसमें हमने कौन कौन से कारण देखे, जल्दी से क्विक रिवीजन करते हैं। सॉरी, अभी निष्कर्ष देखते हैं। तो गाइस इसका निष्कर्ष क्या निकला, हमने क्या देखा कि नई बीमारी के खिलाफ बचाव से कोई रास्ते ना होने के कारण और हमला इनके पास तो कोई बचाव के रास्ते नहीं थे, तथा हमलावरों के पास, मतलब कि जो हमला कर रहे हैं, जो स्पेनिश वगैरह हैं, हमलावरों के पास गाइस बचाव के रास्ते तथा रोग प्रतिरोधक क्षमता दोनों ही विकसित हो चुकी थी। इस कारण अमेरिका से उपनिवेशवाद के इस बीमारी ने इस प्रकार गाइस मदद की। तो गाइस किस प्रकार मदद की, हम जल्दी से क्विक रिवीजन करते हैं। तो गाइस हमने क्या देखा कि यहाँ पे पुर्तगालियों और स्पेनिश का उस समय क्या हुआ था, विजय का सिलसिला चल रहा था। वो सभी को पैसे भी बनाना शुरू कर दिए थे, बीमारी आ गई तो उनको और ज़्यादा मदद मिल गई, वो आसानी से बना लिए। दूसरा कारण क्या देखा गया इस बीमारी में, किस प्रकार मदद की, तो गाइस दूसरी मदद ये मिली उनको कि यूरोपवासियों ने इनको कीटाणु को गाइस हथियार के रूप में प्रयोग किया, है ना। उनके सैनिकों के साथ में ही बीमारी आई थी। साथ में गई इस नई बीमारी से लड़ने की अमेरिका वासियों की रोग प्रतिरोधक क्षमता की कमी थी। तो गई इसमें मदद मिली उन लोगों को, और संक्रमण का फैलाव पूरे महाद्वीप में हो गया, जिससे कि गई बिना चुनौती के वो लोग उपनिवेशवाद की स्थापना कर पाए। तो गई ये 5 पॉइंट हैं गई, यदि आप इनको जल्दी से याद कर लेते हैं गई तो इतना बड़ा क्वेश्चन आंसर लिखने में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। आप सारे इस आंसर को गई बहुत ही जल्दी से ये 5 पॉइंट को याद रखते हुए आसानी से लिख सकेंगे। मतलब कि एक प्रकार से कीवर्ड होते हैं गाइस, यदि आप इनको याद रख लेते हैं ना तो पूरा आंसर लिखने में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं जाएगी। देखिए गाइस क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित के प्रभावों की व्याख्या करते हुए संक्षिप्त में टिप्पणी लिखें। हमें गाइस आगे उनके प्रभाव लिखना है, किसके लिखना है, तो गाइस इसमें कुछ क्वेश्चन दिए हैं 4-5 उनमें, ठीक है ना, और उसकी टिप्पणी लिखना है। तो देखिए क्वेश्चन फर्स्ट ही देख लेते हैं हम। कॉर्न लॉ के समाप्त होने के बारे में ब्रिटिश सरकार का फैसला। तो गाइस ब्रिटिश सरकार का फैसला, तो हमें क्या लिखना है, इसके प्रभाव लिखना है कि कॉर्न लॉ जैसे ही समाप्त हो जाता है तो इसके बारे में क्या प्रभाव पड़ा, ठीक है ना। तो देखिए ये कॉर्न लॉ है क्या, तो गाइस ये कॉर्न लॉ एक प्रकार का ब्रिटिश में गाइस एक कानून है, किस पे, खाद्य सामग्री के रूप में। तो गाइस देखिए यहाँ पे ब्रिटिश आबादी बढ़ने के कारण यहाँ पे खाने की कमी आ गई थी, ठीक है ना। तो गाइस सभी देश आकर के यहाँ से क्या ला रहे थे, सभी देश यहाँ बेचने आते थे और इनको गाइस सस्ती चीज़ें मिलती थी और ये सभी देशों का खरीद लेते थे। तो गाइस कुछ टाइम बाद क्या हुआ, ब्रिटिश सरकार ने कॉर्न लॉ लगा दिया यहाँ पर। अब इन जो भी चीज़ें यहाँ से आएंगी बेचने गाइस तो उन पर गाइस टैक्स लिया जाएगा। अब गाइस माना कि ये कोई 5 रुपए की चीज़ है और उस पर 5 रुपये टैक्स लग गया, है ना, और तो अब ये कितने की हो गई गाइस, 10 रुपये की बेचेगा अब यहाँ पे। और गाइस जो यहीं पे बनाएगा, ब्रिटिश में ही बनाएगा, तो उद्योगपतियों को क्या है, वो तो गाइस 5 में, मतलब कि वो 8 में भी बेचेगा तो उसका फ़ायदा होगा, लेकिन इनको तो 5 रुपये का ही फ़ायदा हुआ। तो गाइस यहाँ पे क्या हो गई, प्रॉब्लम हो गई, किसको, उद्योगपतियों को और गाइस वहाँ की जनता को, इस कॉर्न लॉ लगाने के कारण। तो गाइस उनकी प्रॉब्लम को देखते हुए कॉर्न लॉ को क्या कर दिया, ब्रिटिश सरकार ने समाप्त कर दिया। क्या कर दिया, समाप्त कर दिया। तो गाइस अभी सभी देश के आते थे और यहाँ पे बेचते थे। अब गाइस वो 5 रुपये की चीज़ लाते थे, यहाँ पे कोई भी चीज़ लागत लगी हो उनको तो वो यहाँ पे 6 रुपये 7 रुपये में कोई भी चीज़ बेच देते थे। तो गाइस और यहाँ पे जो चीज़ें उपजती थी उनमें लागत ज़्यादा लगती थी, तो ये लोग 7 रुपये में बेचते थे। तो गाइस यहाँ पे क्या हुआ, इससे क्या हुआ, खाद्यान्न बढ़ गया, मतलब सभी देश आके बेचते थे और बहुत ज़्यादा आयात करने लगे लोग यहाँ पे, ठीक है ना। और तो देखिए इसके क्या प्रभाव रहे, आप कॉर्न लॉ तो समझ गए ना। तो देखिए खाद्य पदार्थों की कीमतों का गिरना, जैसे ही कॉर्न लॉ समाप्त होता है तो खाद्य की चीज़ों की कीमत गिर जाती है। कॉर्न लॉ जैसे लग जाता है तो कीमतें बढ़ जाती हैं, है ना, और लोगों को प्रॉब्लम होती है। तो क्या हुआ, कीमतें गिर गई और कम कीमत पर खाद्य पदार्थों को लोग आयात होने लगा, क्योंकि गई आयातित खाद्य पदार्थों की जो आयात करते हैं उनमें लागत ब्रिटेन के खाद्य पदार्थों से कम थी, ठीक है ना, तो वो सस्ती बिकती थी दूसरे देश से जो लोग लेके आते थे, और गाइस इनकी बिक्री भी होने लगी। इसके बाद देखिए दूसरा क्या प्रभाव पड़ा
कॉर्न समाप्त होने पर पहले में हमने देखा खाद्य पदार्थ की कीमतें गिर गईं। दूसरा गाइस कृषि पर बुरा प्रभाव पड़ा। कैसे? देखिए, ब्रिटिश किसान आयातित माल को मुकाबला नहीं कर पा रहे थे, इसलिए उन्होंने विशाल भूभाग पर खेती बंद हो गई और लोग बेरोजगार हो गए। मतलब कि गाइस यहाँ पे जो ब्रिटिश के ही लोग थे वो गाइस वहाँ पे लागत ज़्यादा लगती थी कोई भी सामान बनाने में। देखिए, इनको लागत लगी है 5-6 रुपये। 6 रुपये तो ये 7 रुपये पे बेचेंगे, यहीं के हैं। तो गाइस 7 रुपये पे बेचेंगे तो गाइस इनकी कोई नहीं लेगा, क्योंकि यहाँ पे इनको दूसरे देश से ला करके वो लोग कितने में बेचते हैं? 6 रुपये में बेचते हैं। तो 6 की सब कोई लेगा। अब गाइस ये भी 6 की तो नहीं दे सकते ना, क्यों? क्योंकि इनको तो लागत लगी है ना भाई 6 रुपये। अब इनको तो खर्चा हुआ है चीज़ बनाने में 6 रुपये, तो ये बेचेंगे कैसे? तो गाइस ये मुकाबला नहीं कर पाए यहाँ के किसान और इन्होंने क्या कर दिया? खेती करना छोड़ दिया, बंद कर दिया। इसके बाद इसका क्या प्रभाव देखा गया गाइस? लोगों का शहरों में पलायन होना। जब गाइस खाद्य पदार्थों की कीमतों में गिरावट आई तो ब्रिटेन में उपभोग का गाइस स्तर बढ़ गया तथा लोगों को शहरों तथा दूसरे देशों में जाने लगे। तो गाइस जैसे ही देखते हैं क्या हुआ, लोग कैसे शहरों में जाने लगे, खाद्य पदार्थ की कीमतें गिर गई। अब जो भी गाइस वो लोग कमाते थे तो क्या है, इनकी कीमत गिर गई। अब इसको मिट्टी मोल लिया जा रहा है फालतू में। अब कोई मेहनत तो करेगा नहीं, तो लोग क्या करने लगे, एक देश से दूसरे देश। अब इनको बेरोजगारी हो गई है ना। और गाइस यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें लोग खरीदने लगे। कैसे खरीदने लगे? दूसरे देशों की चीज़ें खरीदने लगे, ठीक है ना। अब वो खरीदने तो लगे, कुछ टाइम बाद इनके पास पैसा ही नहीं रहेगा। तो क्या, लोगों की स्थिति खराब होते ही लोग कहाँ जाने लगे? शहर जाने लगे, दूसरे देशों में व्यापार करने जाने लगे। तो इस प्रकार गाइस ये लोग पलायन करने लगे। तो गाइस कॉर्न लॉ का प्रभाव देख लिया आपने समाप्त होने का। जल्दी से बताइए, रिवीजन कीजिए। देखिए, खाद्य पदार्थों की कीमतों का गिरना, किस प्रकार गिर गई कीमत कि उसमें आयातित चीज़ें क्या होने लगा, चीज़ें आयात की जाने लगी ज़्यादा, और ब्रिटेन में लागत ज़्यादा थी और वहाँ की कम थी, इसलिए वहाँ की चीज़ें आयातित की जाने लगी। कृषि पर बुरा प्रभाव और लोगों के शहर से पलायन, ये 3 पॉइंट आप याद रख सकते हैं। इसके बारे में आप लिख दीजिए, कृषि से बुरा प्रभाव कैसे पड़ा कि किसान इसका मुकाबला नहीं कर पाए क्योंकि उनको लागत ज़्यादा लगती थी। इसके बाद देखिए गाइस, ग्राम अफ्रीका में रिंडरपेस्ट का आना। रिंडरपेस्ट का क्या आई गाइस, तो क्या प्रभाव पड़ा इस अफ्रीका में? तो गाइस इस अफ्रीका में ये गाइस मानव की बीमारी नहीं थी, एक पशुओं की बीमारी थी। किसकी गाइस? अफ्रीका में गाइस रिंडरपेस्ट यह ब्रिटिश आधिपत्य वाले एशियाई देशों में आए जानवरों के जरिए यह पहुंची थी। मतलब कि अफ्रीका में ये बीमारी कैसी आई? एशिया से आए जानवरों, ठीक है ना। ये जानवर क्यों आते थे? सैनिकों के लिए आते थे, वहाँ पे खाने के लिए, सैनिकों को खाने के लिए। तो गाइस उन जानवरों के जरिए ये बीमारी यहाँ पे आ गई। कहाँ आ गई? अफ्रीका में। इसका क्या प्रभाव रहा गाइस? तो प्रभाव देखना था हमें, यही लिखा था ना हमारे क्वेश्चन में 30 में। तो देखिए, इससे भारी संख्या में मवेशियों की मौत हो गई। रिंडरपेस्ट, देखिए रिंडरपेस्ट में 90% मवेशियों की गाइस नींद तले सुला दिया तथा जिससे अफ्रीका की रोजी रोटी का साधन समाप्त हो गया। मतलब कि गाइस इसमें 90% अफ्रीका के जानवर मर गए। और गाइस इससे क्या हुआ, इसमें गाइस उनकी रोजी रोटी छिन गई, क्योंकि बहुत से लोग अफ्रीका में ज़मीन ज़्यादा होती है, वो लोग मवेशियों को चराते थे, दूध घी वहीं से लेते थे, और जो कुछ होता था गाइस, जो कुछ मिलता था उनको, तो उनकी रोजी रोटी छिन गई। अब उनके पास मवेशी नहीं थे और जो कुछ बचे थे तो उन्होंने अपने कब्जे में ले लिया था। इसके बाद देखिए, आजीविका की अर्थव्यवस्था पर बुरा प्रभाव। एक तो गाइस भारी संख्या में उनकी मौत हो गई, दूसरी आजीविका और अर्थव्यवस्था में बुरा प्रभाव। वहाँ के लोग गाइस मवेशियों पर निर्भरता थी तथा मवेशियों को प्लेग की तरह फैली जाने वाली बीमारियों से स्थानीय अर्थव्यवस्था पर बुरा प्रभाव पड़ा। तो गाइस यहाँ पे क्या थी, ये प्लेग की तरह फैल रही थी ये बीमारी। किस पर गाइस? जानवरों पर। सोचिए गाइस, इस प्रकार फैल रही थी जैसे प्लेग हमारे भारत में और फैला था। इससे क्या हुआ, वहाँ के स्थानीय लोगों की अर्थव्यवस्था मतलब पैसों पर हानि होगी कि नहीं होगी? उनकी आजीविका चल रही थी उसी से, और वो भी गाइस उनका बुरा प्रभाव पड़ा। दूसरा प्रभाव ये देखा। तीसरा गाइस, बीमारी का फैलाव यदि हम देखें तो यह अफ्रीका के पूर्वी हिस्से से जंगल की आग की तरह पश्चिम अफ्रीका तक गाइस पहुंची और 1892 में अटलांटिक के गाइस तट तक पहुंच गई। इतनी तेजी से इसका फैलाव हुआ।
ये प्रभाव रहा है इस बीमारी का, इसका फैलाव में देखें तो और इसके बाद देखिए यह बीमारी गाइस, इस बीमारी का आगमन पूर्वी अफ्रीका में एरिट्रिया पर हमला कर रहे इतालवी सैनिकों के पेट भरने के लिए एशियाई देशों से जानवर लाए जाते थे, ठीक है ना। तो एशियाई देशों से ये जानवर आए थे और उन पर हमला करने के लिए, मतलब कि तो गाइस पूर्वी अफ्रीका में आए थे एरिट्रिया पर हमला करने के लिए, और गाइस उन सैनिकों के लिए ये जानवर आए हुए थे। और गाइस जैसे ये अपने अफ्रीका से गाइस ये सैनिक जानवर मिले अफ्रीका के जानवरों से, तो उनको भी ये बीमारी क्या हो गई। तो इसमें गाइस हम बीमारी के क्या क्या प्रभाव देखा, तो हमने देखा गाइस इसमें भारी मात्रा में मवेशियों की मौत हो गई, ठीक है ना, और 90% लगभग मौत हो गई इनकी, जिससे गाइस आजीविका और अर्थव्यवस्था पर बुरा प्रभाव पड़ा। बीमारी का फैलाव देखा कि ये कहाँ से कहाँ तक फैल गई, और बीमारी का गाइस आगमन कहाँ से हुआ हमने ये देखा। तो देखिए आई कहाँ से, फैली कितना, इसका क्या प्रभाव रहा कि आजीविका और अर्थव्यवस्था पर बुरा प्रभाव पड़ा। दूसरा प्रभाव हमने क्या देखा कि यहाँ पे गाइस भारी संख्या में मवेशियों की मौत हो गई। इस प्रकार गाइस यदि ये 4 पॉइंट आप याद रख लेते हैं तो अब इतने बड़े आंसर लिखने में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। विश्व युद्ध के कारण गाइस यूरोप में कामकाजी पुरुषों की मौत हो गई। मौत, इस पर टिप्पणी लिखना है, ठीक है ना। विश्व युद्ध के कारण यूरोप में कामकाजी पुरुषों की मौत, इसमें टिप्पणी लिखना है। तो देखिए कैसे आप लिख सकते हैं इसका गाइस, पहले तो आप ये लिखिए कि स्टार्ट कब हुआ था ये विश्व युद्ध। तो गाइस प्रथम विश्व युद्ध 1914 से शुरू हुआ और 1919 में समाप्त हुआ था, ठीक है ना। इसके बाद दूसरा आप लिख सकते हैं, इसकी गाइस आपने शुरुआत लिख दी कि कब हुआ था ये शुरुआत, आप टिप्पणी ध्यान रखना, हमने एक कीवर्ड के रूप में बता रहे हैं, हाँ, जिससे कि आप याद रख सकें कि शुरुआत और अंत कब हुआ। इसके बाद देखिए इस युद्ध में महानिगमों, टैंकों, हवाई जहाज़ों, रासायनिक हथियारों का बड़े पैमाने पर प्रयोग किया गया। देखिए मशीनों, टैंकों और हवाई जहाज़ों का रासायनिक हथियारों का प्रयोग किया गया। तो दूसरा आप लिख सकती हैं इसमें सामग्री क्या क्या प्रयोग हुई आपको याद करने के लिए, ठीक है ना। इसके बाद देखिए और गाइस पर 90 लाख से अधिक लोग इसमें मारे गए, 90 लाख और 2 करोड़ लोग घायल हुए। इसका परिणाम या प्रभाव क्या पड़ा, आपको एक कीवर्ड बता रहे हैं जिससे कि आप आसानी से बहुत टाइम तक ये आंसर को याद रख सकें। इसके बाद गाइस जिससे कि यूरोप में कामकाजी लोगों के गाइस बहुत कम रह गए, मतलब कि ये सब हुआ, इसका प्रभाव ये पड़ा कि 90 लाख से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई 2 करोड़ लोगों से। तो गाइस जिससे क्या हुआ कि इससे कामकाजी लोगों की संख्या बहुत कम बची यूरोप में। तो गाइस इससे अपना आंसर समाप्त कर सकते हैं इस प्रकार। देखिए आपने क्या बताया था, पहले नंबर आप शुरुआत लिखिए कि कब शुरुआत हुई थी प्रथम विश्व युद्ध की। तो हमने देखा 1914 से 1919 तक इसकी ये समाप्त हो गया, 1914 से शुरुआत हुई। दूसरा हमने देखा सामग्री क्या क्या प्रयोग किए गए, तो हवाई जहाज, बड़े टैंक को हवाई जहाज का किसका प्रयोग किया गया। तो गाइस हवाई जहाज का बहुत सामग्री ले जाने के लिए, सैनिकों के लिए, बहुत चीज़ों के लिए प्रयोग होता है युद्धों में। टैंकों का, मशीनों का, रासायनिक हथियारों का। इसके बाद देखिए इसका प्रभाव क्या रहा, तो इसमें प्रभाव आप लिख सकते हैं कि 90 लाख से लोग ज़्यादा, 2 करोड़ से लोग ज़्यादा मारे गए और घायल हो गए। इसमें गाइस कामकाजी लोगों की संख्या में कमी आई। यूरोप में गाइस कामकाजी लोगों की संख्या बहुत ही कम रह गई। आई होप गाइस आपको वो आंसर याद हो गया होगा। तो देखिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय अर्थव्यवस्था पर महामंदी का क्या प्रभाव पड़ा। तो गाइस आगे आप ये जान लीजिए कि महामंदी होती क्या है। तो देखिए महामंदी गाइस ऐसी स्थिति होती है कि वहाँ पर गाइस मतलब कि यहाँ पे गाइस बहुत सारी चीज़ों का उत्पादन हो जाता है। अब गाइस इतनी ज़्यादा मतलब चीज़ें इतनी गाइस सस्ती हो जाती हैं एक प्रकार से कि जैसे 1 रुपये की गाइस पहले क्या एक की गाइस कितनी एक चीज़ मिलती थी कोई भी, या गाइस 10 रुपये की कितनी चीज़ें मिलती थी, एक चीज़ मिलती थी। लेकिन अब गाइस महामंदी के टाइम पर 10 रुपये की 10 चीज़ें मिलती हैं।
सोचिए गाइस इतना डिफरेंस आ जाता है, कहाँ एक चीज़ कहाँ 10 की 10 चीज़ें। इससे गाइस क्या हुआ, कीमतें बहुत ज़्यादा गिर गई और गाइस ज़्यादा उत्पादन हो गया। अब उनको कोई खरीदने वाला नहीं है। जब कोई खरीदेगा नहीं हमारी चीज़ें तो हम गाइस किसको बेचेंगे। हमने पैसा लगाया है, पैसे लगा के हमने, हो सकता था गाइस कि यहाँ पे कच्चे माल के लिए, कृषि के लिए बहुत से लोगों ने क्या लिया, भारत में कर्ज लिया था कि कृषि करेंगे और फिर चुका देंगे अपने सामान बेच करके, अपना उत्पादन बेच करके। लेकिन ऐसी स्थिति आई कि चीज़ें बहुत ज़्यादा चीज़ें गिर गई, कीमतें गिर गई और गाइस उनको माल को खरीदने वाला अब कोई नहीं था यहाँ पर। अब गाइस ये चीज़ों को बेचेंगे कैसे। तो गाइस अब ये क्या कर रहे हैं, लागत तो इनकी बहुत ज़्यादा लगी है। तो देखिए 10 रुपये की कितनी चीज़ बेच रहे थे गाइस, एक चीज़ बेच रहे थे तो 10 की 10 बेच रहे हैं। अब गाइस 10 रुपये कमाने के लिए इन्हें 100 चीज़ें बनानी होंगी तब इन्हें 10 रुपये आएगा। तो गाइस और ज़्यादा ऐसी स्थिति होती है कि और ज़्यादा महामंदी आ जाएगी। अब गाइस ज़्यादा और ज़्यादा उत्पादन करेंगे और चीज़ें बनाएंगे तो उनको खरीदने वाला और नहीं होगा कोई, है ना। तो ये स्थिति होती है महामंदी की। तो देखिए इसके बाद पढ़ते हैं गाइस कि महामंदी का प्रभाव क्या रहा भारत पर। तो ये पूरे विश्व में आई थी महामंदी में, भारत में भी नहीं छोड़ा। तो देखिए महामंदी का प्रभाव पश्चिमी देशों तथा उपनिवेश पर भी बहुत बुरा प्रभाव पड़ा तथा भारतीय अर्थव्यवस्था में इसका प्रभाव बुरा रहा, जो कि इस प्रकार है। किस किस पर पड़ा, तो देखिए हम इस क्वेश्चन को हम 4-5 पॉइंटों में लिखेंगे। व्यापारिक क्षेत्र में प्रभाव देखेंगे, कृषि क्षेत्र पर क्या प्रभाव पड़ा, शहरी क्षेत्र पर क्या प्रभाव, शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रों पर क्या प्रभाव पड़ा और वैश्वीकरण की प्रक्रिया पुनः प्रारंभ किस प्रकार हुई। ठीक है ना। तो ये इन 4 पॉइंटों में हम अपना आंसर को कंप्लीट करेंगे। तो देखते हैं गाइस भारत में व्यापारिक क्षेत्र में क्या प्रभाव रहा। तो गाइस 20वीं शताब्दी के प्रारंभिक दशक में कृषि से निर्यात वस्तुओं का गाइस कृषि से निर्मित वस्तुओं का सामान आयात होने गाइस लगा था। किंतु गाइस महामंदी से 1928 1934 के बीच में, ये महामंदी का टाइम है गाइस 1928 1934 के बीच, इसमें गाइस आयात का प्रतिशत आधा रह गया। मतलब कि अब गाइस, अब आप ही सोचिए गाइस, अब इसमें कोई भी खरीदने वाला नहीं था कोई इस टाइम पे, इस महामंदी के टाइम पे, क्योंकि अब लोगों के पास पैसा नहीं था। लोगों ने कर्ज लेकर भी काम करना शुरू किया था कि हमारा, जब कोई गाइस बेचेगा नहीं चीज़ तो हम खरीदेंगे कहाँ से, तो आयात कहाँ से करेंगे, है ना। तो आयात का प्रतिशत कितना रह गया, आधा रह गया। इसके बाद देखिए कृषि क्षेत्र पर, तो व्यापार कैसे होगा जब आयात नहीं करेगा कोई। कृषि क्षेत्र पर क्या प्रभाव पड़ा, तो देखिए जूट पटसन की उपज और उससे बनने वाली वस्तुओं का निर्यात बंद हो गया। मतलब जूट और पटसन से जो भी चीज़ें बनती थी उसका गई सब कोई लेने वाला नहीं था, उनको बंद हो गया, जिस कारण से गई पटसन की कीमतें गिर गईं और जो कृषक पटसन उगाने के लिए कर्ज लिए थे उन पर गई बहुत बुरा प्रभाव पड़ा। क्योंकि एक तो उन्होंने कर्ज लिया है पटसन उगाने के लिए और गई जब उग गया तो उनको कोई खरीदने वाला नहीं है। उनको इस प्रकार ले रहे हैं कि मतलब कि अब वो उनकी लागत भी नहीं निकाल रही है। तो गाइस वो और ज़्यादा उपजाएंगे तो और प्रॉब्लम, अब और नहीं होगा, और ज़्यादा बहुत ज़्यादा चीज़ें हो जाएंगी। तो इस टाइम उत्पादन ज़्यादा हो जाता है महामंदी के टाइम पे, ठीक है ना। इसके बाद देखिए कृषि पर ये प्रभाव रहा। शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में देखिए शहरी और ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर महामंदी का गाइस ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ा। मतलब कि गाइस ग्रामीण क्षेत्र पर पड़ा लेकिन शहरी क्षेत्रों में क्यों नहीं पड़ा। तो गैस राष्ट्रीय आंदोलन के प्रभाव के कारण सरकार ने गैस उद्योग की रक्षा के लिए सीमा शुल्क बढ़ा दिया था, जिससे उद्योग में लाभ हुआ। मतलब कि गैस देखिए शहर में क्या हुआ था, सीमा शुल्क बढ़ा दिया था। इसका मतलब गैस यहाँ पे शहर में सरकार ने क्या किया था कि इस शहर में जो भी चीज़ें बेचने आएगा तो पहले वो क्या देगा, टैक्स देगा। अब कोई गैस कोई 10 रुपये की चीज़ बेचने आ रहा है तो गैस 5 रुपये उसका क्या लग गया, टैक्स लग गया, ठीक है ना। और 10 तो उसको 10 की, अब वो कितने में बेचेगा गाइस, 15 में बेचेगा, तब उसको 5 रुपये का लाभ होगा, क्योंकि 5 तो उसकी लागत लगी है और गाइस तो 10 रुपये में बेच रहा था। अब गाइस 5 उसका टैक्स लग गया तो ये 15 में बेचेगा। तो गाइस शहर में ज़्यादा नहीं खरीदेंगे, इसकी जितनी उपभोग आवश्यकता होगी उतना ही खरीदेंगे। जब ज़्यादा नहीं खरीदेंगे गाइस तो इनका मेंटेन बना रहेगा, ठीक है ना। तो गाइस उतना ही बेचेंगे और बराबरी मात्रा में रही आएगी। तो इसका प्रभाव यहाँ पे ज़्यादा नहीं देखा। इसके बाद देखिए ग्रामीण क्षेत्र में देखें गाइस तो ग्रामीण अर्थव्यवस्था में पर इसका बुरा प्रभाव पड़ा।
कैसे गई? सरकार द्वारा लगान कम करने के कारण कृषक की स्थिति दयनीय हो गई और एक उत्पाद की कीमत न मिलने के कारण दूसरी ओर लगान का कर्ज इससे गई जिससे उसका बोझ बढ़ता गया। मतलब कि गई यहाँ पर लगान क्या कर दिया गया था? कम कर दिया गया था। अब लगान कम कर दिया गया था, लोगों ने वैसे ही पहले से खरीद लिया था और ज़्यादा उपज की उन्होंने, और फिर क्या हुआ? अब गैस यहाँ पे कोई वो तो था नहीं, सभी लोग बेच रहे थे, आ रहे थे, बेच रहा था सामान, और तो फिर क्या हुआ? अब यहाँ पे गैस महामंदी आ गई, चीज़ें एकदम से गिर गई और चीज़ों की कीमत गिर जाने से कारण कृषकों की स्थिति दयनीय हो गई, क्योंकि उत्पादन करने में उनकी कीमत लगी है, अब उनको कीमत भी नहीं मिल पा रही थी। तो गाइस अब देखेंगे वैश्वीकरण की पुनः प्रक्रिया किस प्रकार प्रारंभ हुई। पुनः गाइस वैश्वीकरण मतलब पुनः एक देश दूसरे देश से किस प्रकार व्यापार करना, बेचना, आना जाना प्रारंभ किया। तो गाइस इस महामंदी के समय में भारत की कीमतें गाइस धातुएं विशेषकर सोना चांदी से निर्यात पुनः प्रारंभ हुआ। मतलब कि पुनः निर्यात किससे प्रारंभ हुआ? ज़्यादातर खाने की चीज़ें और डेली यूज की चीज़ें तो गाइस उत्पादन ज़्यादा हो गया था, लेकिन सोना चांदी तो उतना ही रहेंगे ना, तो गाइस सोना चांदी से निर्यात पुनः प्रारंभ हो गया। तो गैस हमने कौन कौन सी चीज़ें देखी? देखिए व्यापारिक क्षेत्र में देखा प्रभाव कि किस प्रकार गैस गिर गया, उनको खरीदने वाला कोई नहीं था, है ना। कृषि उत्पादन में देखा, लोगों ने कर्ज लिया था, पटसन उत्पादन वगैरह देखा, है ना, तो उनको उगाने के लिए कर्ज लिया था, अब उनकी कीमतें गैस नहीं बेच रही थी, इससे उनकी स्थिति खराब हो गई थी कृषकों की। शहरी क्षेत्रों ग्रामीण क्षेत्रों में देखा तो शहरी तो ठीक थे, शहरी क्षेत्रों में क्या हुआ था? लगान लगा दिए थे उन्होंने, ग्रामीण क्षेत्रों की स्थिति खराब थी। इसके बाद वैश्वीकरण पुनः प्रारंभ किससे हुआ? धातुओं से हुआ। इन 4 पॉइंट को आप याद रखिए और गाइस अपने मन से क्वेश्चन का आंसर लिखने की कोशिश कीजिए। सो गाइस देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा अपने उत्पादन को एशियाई देशों में स्थानांतरित करने का गैस फैसला क्यों लिया? उन्होंने गैस एशियाई देशों में अपनी कंपनियां खोलना क्यों चाहा? तो गैस इसके भी 3-4 कारण हैं, अपन उनके अनुसार लिखेंगे। देखिए गैस, एक तो गैस एशियाई देशों में 1920 के दशक में हम देखते हैं बहुराष्ट्रीय कंपनियों की स्थापना की गई। तो ये दशक में गैस हम देखते हैं 70 के दशक में कई परिवर्तन आए हुए थे। विकासशील देश को भी गैस इससे लाभ था, इनको सस्ता श्रम भी मिल जाता था, क्योंकि गैस विकासशील देश भी अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों से कर्जे ले करके और विकास संबंधी सहायता ले सकते थे। और गैस अब इनसे कर्जा भी ले लेते थे लोग, मतलब कि ये सोचिए कि इनको गैस ये लोग कर्जा भी देते थे और गैस अपनी कमाई भी करते थे। कर्जा देंगे तो गैस फ़ायदा तो लेंगे कि नहीं लेंगे, तो इनको डबल फ़ायदा था। एक तो यहाँ पर सस्ता श्रम और इनको कर्जा भी देते थे, तो इससे भी इनको लाभ होता था। और दूसरा गैस इसको क्या लाभ होता था? देखिए बड़ी कंपनियों को अपने संयंत्र उन्हीं देशों में गैस लगाने प्रारंभ किए थे जहां उत्पाद और बेचना चाहते थे, जहां पर सस्ता श्रम और बाजार मिल सके। तो गैस यहाँ पे जनसंख्या भी ज़्यादा, यहाँ पे गैस पैसे वाले भी ज़्यादा, लेकिन स्थिति खराब थी उस समय। और गैस इनको बाजार भी मिल जाता था और क्या, सस्ता श्रम भी, क्योंकि ये विकासशील देश थे इस समय। गैस यहाँ पे उपनिवेशवाद था और गैस यहाँ पे बहुत सारे लोग थे, यहाँ की आबादी ज़्यादा थी, तो इनको श्रम कैसा मिल जाता था? सस्ता श्रम भी मिलता था और बाजार भी उपलब्ध था। इसके बाद देखिए 70 के दशक में एशियाई देशों में बेरोजगारी क्या होने लगी? बढ़ने लगी थी। अतः इन कंपनियों ने एशियाई के ओर ध्यान केंद्रित किए, जहां पर वेतन कम देना पड़े इनको, और कंपनियों ने यहां पर अधिक निवेश किया, जिससे गई अर्थव्यवस्था में भारी परिवर्तन हुए, जिसने विश्व में आर्थिक भूगोल को बदल कर रख दिया। तो गई इनको सस्ता वेतन पर इनको मजदूर मिल जाते थे, इसलिए यहाँ पे इन्होंने क्या किया? गई निवेश किया और जिससे गैस बहुत ज़्यादा इनको प्रॉफिट हुआ। तो गैस हम हम इस आंसर को कितने कीवर्ड में लिख सकते हैं? 3 कीवर्ड में। कैसे गैस? एक तो इनको गैस बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने इसलिए स्थानांतरित किया क्योंकि यहाँ पे ये लोग कर्जा भी दे देते थे। दूसरा, इसको गैस इनको वहाँ पे उपलब्ध करवाना चाहते थे, अपनी कंपनियाँ खोलना चाहते थे जहाँ पर श्रम तथा सस्ता मिले तथा वेतन भी इनको कम देना पड़े। तीसरा हम देखते हैं यहाँ पर बाजार उपलब्ध हो, वहाँ पे ये खोलना चाहते थे। तो गैस ये सभी चीज़ें यहाँ पे ये इनको मिल रही थी, इसीलिए इन्होंने क्या किया? यहाँ पर एशियाई देशों में अपना उत्पादन करना चाहा। ठीक है ना।
खाद्य उपलब्धता पर गाइस तकनीकी के प्रभाव को दर्शाने के लिए इतिहास के 2 उदाहरण देना है हमको कि खाद्य की उपलब्धता में गाइस क्या तकनीकी का क्या प्रभाव रहा। तो गाइस देखिए, एक तो रेल व्यवस्था ने इस पर प्रभाव डाला और दूसरा गाइस रेफ्रिजरेशन टेक्नोलॉजी आई थी। तो ये दो ऐसी व्यवस्था हैं जिन्होंने गाइस प्राचीन टाइम पे खाद्य व्यवस्था पर प्रभाव डाला। तो गाइस देखिए, देखते हैं दोनों के बारे में। देखिए, रेल व्यवस्था के बारे में पढ़ते हैं, एक इसने किस प्रकार प्रभाव डाला। तो गाइस रेल व्यवस्था गाइस प्रसार के कारण विभिन्न देशों में गाइस यूरोप तक खाद्यान्न पहुंचाना क्या हो गया, आसान हो गया। क्योंकि हम जानते हैं गाइस कि यूरोप में खाद्यान्न की ज़्यादा ज़रूरत थी। क्यों? क्योंकि वहाँ पे आबादी बढ़ गई थी और गाइस खाने की चीज़ें जहाँ पे नहीं थी, और इसी के कारण कॉर्न लॉ भी लगा दिया गया, फिर समाप्त किया गया, है ना। और गाइस खाद्य पदार्थों की गाइस बड़े इससे क्या हुआ, रेल की व्यवस्था जैसे ही आती है तो क्या हुआ, खाद्य पदार्थों का बड़ी मात्रा में ढुलाई होना शुरू हो गया, मतलब धुलाई होने लगी, जिसके कारण गैस भोजन क्या हो गया, वहाँ पर सुलभ हो गया और सस्ता हो गया। तो रेल व्यवस्था के प्रसार के कारण विभिन्न देशों से क्या होता था, खाना आता था, और इससे गैस उससे ढुलाई होने लगी और वहाँ पे खाने की मात्रा सुलभ हो गई। इसके बाद देखिए रेफ्रिजरेशन प्रणाली ने क्या किया, तो इस तकनीकी ने क्या किया, तो रेफ्रिजरेटर जो होता है, जैसे कि आपने देखा जो स्टीम से चलने वाली जहाज और रेफ्रिजरेशन टेक्नोलॉजी के कारण मीट को गैस तैयार करके अमेरिका से यूरोप तक ले जाना संभव हो गया, जिससे ब्रिटिश में मांस सस्ता हो गया। मांस देखिए वहाँ पे ज़्यादातर मांस खाते हैं, और गैस पहले मांस बहुत ज़्यादा महंगा था वहाँ पे, और गैस जैसे ही रेफ्रिजरेशन प्रणाली आई तो वो सस्ता हो गया मांस। अब कैसे हो गया, तो गैस ये लोग क्या करते थे, पहले मीट को पहले जब पूर्व काल में जब रेफ्रिजरेशन नहीं था गैस, तो उस टाइम पे क्या करते थे, जानवरों को ले जाते थे बांध कर या फिर ढुलाई करके किसी भी उस परिवहन में, तो उससे गैस आधे जानवर तो बहुत से जानवर खत्म हो जाते थे, कुछ खाने के लायक नहीं रहते थे, और कुछ का क्या हो जाता था, कुछ गैस जाते जाते वहाँ पे पतले हो जाते थे, है ना। तो गैस इस कारण से मांस यहाँ पे क्या था, बहुत ज़्यादा दुर्लभ था और सस्ता नहीं था। लेकिन जैसे ही रेफ्रिजरेशन प्रणाली आई तो उसके तहत ये लोग अब जानवरों को वहाँ नहीं ले जाते थे यूरोप, यहीं पर जहाँ से ले जाना है मांस को, वहीं पे गैस काट के और उनको क्या कर दिया जाता था, मीट को ले जाते थे जमा करके, रेफ्रिजरेशन में जमा लेते थे और फिर वहाँ पे ले जाते थे। तो गैस ये तकनीकी खाने की व्यवस्था में आई प्राचीन काल में, रेलवे व्यवस्था ने देखा और हमने रेफ्रिजरेशन ने। तो 2 प्रणाली देख ली। अब इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए ब्रिटेन वुड्स समझौते का क्या अर्थ है, ये क्या है गाइस ब्रिटेन वुड्स समझौता। तो देखिए युद्धोत्तर अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य आर्थिक स्थिरता और पूर्ण स्वरोजगार बनाए रखना। देखिए ये प्रणाली आई गैस ब्रिटेन वुड्स समझौता कब हुआ, जब गैस युद्ध समाप्त हो गया और उस युद्ध की स्थिति को सुधारने के लिए इसको लाया गया सभी देशों के मध्य। देखिए इसका उद्देश्य क्या था, आर्थिक स्थिरता और पूर्ण रोजगार लाना, क्योंकि गैस जो लोग युद्ध में गए थे वो उनको फिर क्या हो रहा था, उनके पास प्रॉब्लम थी। जब गैस वो युद्ध लड़ाई ख़त्म हो गई तो उनको गैस कंपनियों में, कार्यों में वहाँ पे दूसरे लोग भर्ती हो गए थे, उनको रोजगार नहीं मिल रहा था, ठीक है ना। तो इसका उद्देश्य क्या था, आर्थिक स्थिरता और पूर्ण स्वरोजगार बनाए रखना। इसकी स्थापना कब की गई गैस, हमने उद्देश्य देखा, इसको 3-4 पॉइंटों में इसको भी हम वो कर लेते हैं जिससे कि आपको प्रॉब्लम ना हो। एक उद्देश्य, ठीक है ना, उद्देश्य लिख देंगे, इसकी स्थापना लिख देंगे। कब की गई इसकी स्थापना, 1944 में अमेरिका में स्थित न्यू हैम्पशायर के ब्रिटेन वुड्स नामक स्थान पर की गई, ठीक है ना, 1944 में की गई। और स्थान देखेंगे तो कहाँ पे की गई गई, ये है गई संयुक्त राष्ट्र, ये गई ब्रिटेन वुड्स नामक स्थान पर की गई, ठीक है ना। इसके बाद देखिए ये संयुक्त राष्ट्रों के मौद्रिक और वित्तीय सम्मेलन की सहमति से बनी इस संस्था को ही हम क्या कहते हैं, ब्रिटेन वुड्स कहते हैं,
ठीक है ना। इसी संस्था को क्या कहते हैं, जो कि संयुक्त राष्ट्रों के द्वारा मौद्रिक तथा वित्तीय सम्मेलन में सहमति, सभी की सहमति से बनी ब्रेटन वुड्स व्यवस्था भी इसको कहते हैं। तो हमने देखा इसका उद्देश्य क्या था, तो आर्थिक स्थिरता लाना, पूर्ण स्वरोजगार लाना। 1944 में इसकी स्थापना हो गई। ब्रेटन वुड्स नामक अमेरिका में हुई और इस नामक स्थान पर हुई, और इसका गई सभी राष्ट्रों की मौद्रिक, संयुक्त राष्ट्रों की मौद्रिक और वित्तीय सम्मेलन पर इसकी सहमति बनी। सदस्य देश मतलब कि जो भी ब्रेटन वुड्स में संबंधित है, तो गई सदस्य देशों के लिए व्यापार तथा लाभ, व्यापार में गई लाभ और घाटे से निपटने के लिए ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना की गई। मतलब जो भी सदस्य देश हैं उनको गई व्यापार में लाभ और हानि के लिए निपटने के लिए ब्रेटन वुड्स नामक सम्मेलन में किसकी स्थापना की गई, वो तो गई सम्मेलन था, इसमें गई अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना की गई, जो कि युद्धोत्तर पुनर्निर्माण पैसों की व्यवस्था को अंतर्राष्ट्रीय विकास बैंक का भी गठन किया गया। मतलब गई युद्ध के लास्ट में जो भी गई पैसों में प्रॉब्लम आई, उससे गई विकास बैंक की स्थापना की गई, जिससे लोग कर्ज ले सकें, आवाजाही बनी रहे, ठीक है ना, पैसों की। इसी आधार के कारण गई युद्धोत्तर अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था को अक्सर ब्रेटन वुड्स व्यवस्था भी कहते हैं। इसी के कारण मतलब विकास बैंक की स्थापना की गई, मुद्रा कोष की स्थापना की गई, इसी के कारण इस वाले संस्थान को हम क्या कहते हैं, इसी कारण अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था को अक्सर ही ब्रेटन वुड्स व्यवस्था भी कहा जाता है। सो गाइस क्विक रिवीजन जल्दी से देखिए। ये देखें ब्रेटन वुड्स समझौता का क्या अर्थ है, तो आपने जान लिया। इसका उद्देश्य क्या है, आर्थिक स्थिरता और पूर्ण स्वरोजगार लाना। इसकी स्थापना 1944-45 में की गई थी, ठीक है ना। और गाइस इसका स्थान कहाँ पे, संयुक्त राज्य अमेरिका में की गई थी, और मौद्रिक तथा संयुक्त राष्ट्रों की सहमति से मौद्रिक तथा वित्तीय सम्मेलन में सहमति बनी, जिसको ही हम क्या कहते हैं, ब्रेटन वुड्स कहते हैं। मतलब संयुक्त राष्ट्रों की मौद्रिक तथा वित्तीय सम्मेलन में सहमति बनी, इसी को हम क्या कहते हैं, ब्रेटन वुड्स कहते हैं। और इसमें गाइस क्या हुआ, इसके सदस्य देशों को ब्रेटन वुड्स में दो चीज़ की स्थापना की गई, एक अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की और अंतर्राष्ट्रीय विकास बैंक की स्थापना की गई, जिससे गई सदस्य देशों को घाटा बढ़ा हुआ है, उससे गैस मेंटेन बना रहे और गए सभी को कर्जा वगैरह दे सकें, है ना। तो विकास बैंक की स्थापना की गई। इसी कारण अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था को हम ब्रेटन वुड्स व्यवस्था भी कहते हैं। आई होप गाइस आपको ये आंसर याद हो गया होगा, आपको कोई प्रॉब्लम ना हुई होगी। सो गाइस कैसा लगा ये वीडियो, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं, और गाइस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और गाइस कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर से ज़रूर दें, क्योंकि तभी हमें समझ में आएगा कि क्या हमें गाइस इस प्रकार से विभाजित करके पढ़ाना चाहिए, याद करवाना चाहिए आपको, कि नहीं करवाना चाहिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। सेल्फ स्टडी बेस्ट स्टडी। थैंक यू।